देखें बेटा, कल अपने नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो गए और मौलिक अधिकार भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में अपन तुलना कर रहे हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो तुलना करने में सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान के साथ ही लागू हो गए थे। मौलिक अधिकार मूल संविधान के साथ ही लागू हो गए थे। ठीक है, दूसरी चीज मौलिक अधिकारों में ही बात कर रहे हैं अभी फिलहाल अपन, कि इन्हें लागू करने के लिए, किसको, मौलिक अधिकारों को, इन्हें लागू करने के लिए विधि निर्माण की जरूरत नहीं होती। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की जरूरत नहीं होती है। मतलब दूसरी बात तो ये हो गई मौलिक अधिकारों की। तीसरी बात करें कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तीसरी बात मौलिक अधिकारों के बारे में ये हो जाती है। चौथी बात करते हैं कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। पांचवी बात जब इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं तो पांचवी बात यह है कि ये व्यक्तिगत प्रकृति के हैं। मौलिक अधिकार कैसे हैं? व्यक्तिगत प्रकृति के। नेक्स्ट इसमें अपन एक और बात करते हैं मित्रों, और वो बात है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। ये कुछ विशेषताएं हैं मौलिक अधिकारों की। अब दूसरी तरफ चलते हैं अपन, नीति निर्देशक तत्व इनसे किस प्रकार से अलग हैं। ठीक है, कि आपसे एग्जाम में इनकी तुलना पूछ सकता है कि ये किसकी विशेषता है, मौलिक अधिकार की या नीति निर्देशक तत्व की। उस स्थिति में हमें ये चीज याद रखनी है। बेटा ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन का हमारी सक्सेस और अनसक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान रखें। ठीक है, 2013 जिस वैकेंसी का मैं राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में लगा हुआ एक अध्यापक हूं, उस शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि एक एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी सक्सेस में। जब 2013 में
जिला परिषद के थ्रू वैकेंसी निकली थी और उसमें भरतपुर में मात्र 4 सीट ही एसएस की, ठीक है, और उसमें भी ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं। तो दुनिया ने फॉर्म डाले बाड़मेर से, जोधपुर से, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जगह थी, 2500, 2200, 2700 ऐसी जगह थी, और भरतपुर में टोटली 19 जगह ही एसएस की। समझ में आ रही बात? अब जब हम 19 जगहों पर एग्जाम दे रहे हैं तो क्या उसमें गलती की कोई गुंजाइश हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर आप वहां गलती करते तो सीधी सी बात है कि आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना मित्रों, वहां पर जो फाइनल मेरिट आई थी, तो वो जो कट ऑफ गई थी वो पॉइंट्स में कट ऑफ गई थी, मात्र नंबर में नहीं, पॉइंट्स में। मेरे खुद के 78.23 इस प्रकार से नंबर थे, परसेंटेज थी, ठीक है, और टोटल नंबर 179 पॉइंट ऐसे कोई 23 के आसपास थे, 23 या 22। उस भर्ती का लगा हुआ हूं मैं। अब आप सोच लो। इसीलिए कहता हूं कि जब भी पढ़ें गहनता से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक एक चीज को क्लियर करके पढ़ें, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि जनरल नॉलेज तो बहुत है, अथाह है, सीएस जो है वो तो अथाह है, आप उसको कहां कहां तक कितना पढ़ोगे। और कभी भी क्वेश्चन आंसर मेथड से अब एग्जाम की तैयारी नहीं की जाती है, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ये चीज ध्यान रखना। तो बात करते हैं दूसरी तरफ, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से भिन्न है मौलिक अधिकारों से। मौलिक अधिकारों में हमने पहली बात पढ़ी कि मौलिक अधिकार मूल संविधान के साथ ही लागू हो गए थे। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान के साथ लागू नहीं हुए थे। संविधान में मात्र व्यवस्था की गई थी नीति निर्देशक तत्वों की, उनको लागू नहीं किया था। और संविधान ने सीधा सीधा यह कहा था कि जब भी राज्य को ऐसा लगे कि नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता है तो कानून बनाकर उन नीति निर्देशक तत्वों को देश की जनता पर लागू किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? आई कि नहीं? तो वहां पर सिर्फ इनका प्रावधान जरूर था, इनको लागू नहीं किया गया था, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों में। हमने कहा कि इन्हें लागू करने के लिए विधि निर्माण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मौलिक अधिकार तो मूल संविधान के साथ लागू कर दिए थे, बाद में उन पर कानून बनाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन मित्रों, अगर अपन आज किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू करते हैं जनता पर, तो उसके लिए हमें कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, आर्टिकल 44 में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 44 में, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अब गवर्नमेंट जो है वो उसको लागू करना चाहती है, तो गवर्नमेंट अगर उसे लागू करना चाहेगी तो उसके लिए उन्हें कानून बनाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि जब भी नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाएगा तो उनको लागू करने के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी भिन्नता यह हो गई कि इन्हें लागू करने के लिए विधि निर्माण, विधि का मतलब कानून, विधि निर्माण की जरूरत पड़ती है। दूसरी भिन्नता ये हो गई। तीसरी की बात करें मौलिक अधिकारों में कि साहब ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैंने बताया है कि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में हम न्यायालय नहीं जा पाएंगे। या अपन न्यायालय से ये नहीं कह सकते कि साहब गवर्नमेंट हमको नीति निर्देशक तत्वों का अधिकार नहीं दे रही है। समझ में आ रही बात? ये बात हम न्यायालय में जाकर नहीं कह सकते। समझ में आ गई बात? तो दूसरी चीज है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक। चौथी चीज अपन ने मौलिक अधिकारों में ये पढ़ी कि ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कैसे लोकतंत्र की? राजनीतिक लोकतंत्र की। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सॉरी, प्रवर्तनीय नहीं और लिखना है बीच में। ठीक है, क्या लिखना? ओ शिट, पीसी पे आ जाएगा शायद यार। इसमें ध्यान रखना है, ये वो नहीं शब्द रह गया था। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत प्रकृति के हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। लेकिन जब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की, तो यहाँ पर ये व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक एवं सामुदायिक हैं। ध्यान रखना, ये सामाजिक एवं सामुदायिक प्रकृति के हैं। इनका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का इनका संबंध है हमारे समाज से और समुदाय से। समझ में आ गई बात? जबकि यहाँ पर ये जो मौलिक अधिकार थे वो व्यक्तिगत थे, प्रत्येक नागरिक को दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर जब इनकी प्रकृति की बात करते तो ये नागरिक के ना होकर एक समाज और समुदाय के हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनकी प्रकृति नकारात्मक है। किसकी? मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। लेकिन जैसे नीति निर्देशक तत्व की तरफ चलेंगे तो इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। तो मित्रों ये डिफरेंट है इन दोनों में, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। क्लियर? यहां तक ऐसी कोई बात जो आपकी समझ में ना आई हो वो आप मुझे बता दें। कोई डाउट हो उन डाउट्स को अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नहीं है कोई डाउट्स? आगे चलें। ठीक है, थैंक यू। देखिए मित्रों, नीति निर्देशक तत्वों के बाद अब अपन आज बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। किसकी बात करेंगे? मौलिक कर्तव्यों की। ठीक, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? एक तरफ इधर, एक बार इधर देखें बेटा, बात ना करें। मौलिक अधिकारों में संविधान ने
इस देश की जनता यानी देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन यापन करने के लिए कुछ अधिकार दिए थे। वो हमारे अधिकार हैं, उनका अगर हनन होता है तो हम न्यायालय के द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के हनन को रोक सकते हैं। वो तो अधिकार थे हमारे। नीति निर्देशक तत्वों की जब अपन ने बात की थी तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों में सीधा सीधा कहा गया था कि ये जो है नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य की ड्यूटी है, यानी कि राज्य के कर्तव्य है कि अगर जनता को कभी इन चीजों की जरूरत पड़ती है जो नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है, तो गवर्नमेंट जो है, राज्य जो है, वो उनको लागू करवा सकता है विधि निर्माण करके। तो ध्यान रखना, एक चीज तो ये हो गई कि नीति निर्देशक तत्व राज्य की ड्यूटी थी, राज्य के कर्तव्य थे। समझ में आ गई बात। और जब अपन मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्यों में देश के नागरिक की ड्यूटी बताई गई है। किसकी ड्यूटी? देश के नागरिक की। अगर राज्य के कुछ कर्तव्य हैं तो इस देश के नागरिक के भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, और वो सारे जो कर्तव्य हैं उनका उल्लेख है मौलिक कर्तव्यों में। समझ में आ गई बात। एक और चीज आपको याद रखनी है, संविधान ने हमें अगर कुछ अधिकार दिए हैं तो संविधान हमसे ये चाहता है कि जनता के भी कुछ अधिकार, जनता के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। ठीक है, तो उन कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो आपके मौलिक कर्तव्यों में है। मित्रों, एक चीज और याद रखनी है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया है। इसीलिए इनका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत है। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। देखो बेटा, मौलिक कर्तव्य जब भाग की बात करते हैं तो भाग 4 के का में इनका उल्लेख है, और जब अनुच्छेद की बात करते हैं तो 51 का। ठीक है, तो संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य को कहां जगह दी गई है वो चीज आपको बता दी मैंने। अगर भाग पूछता है तो 4 का, और अनुच्छेद पूछता है तो 51 का। ठीक है, इंग्लिश में यहां पर का की जगह ए भी लिखा आ सकता है। क्लियर? ठीक, देखें, इंग्लिश में इनको बोलते हैं बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बोलते हैं इनको? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं अपन मूल संविधान। मूल संविधान, उसके बाद 40वां संशोधन 1976। ठीक है, उसके बाद बात करें 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002। मित्रों, यहां देखें, अभी आपको मैंने बताया क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? अभी आपको मैंने बताया नहीं थे।
तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, इट मींस 0। ठीक है, संविधान में इनको कब जोड़ा गया? तो ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और कितने जोड़े गए? तो मित्रों ध्यान रखना 10। कितने जोड़े गए थे? 10। जबकि वर्तमान में मूल कर्तव्य है कितने? 11। कितने? 11। तो एक जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था कब? 82वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। तो टोटल कितने हो गए? टोटल संख्या हो गई इनकी 11। तो वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य मित्रों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान रखना, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य बनाए गए और जोड़े गए संविधान में। फिर उसके बाद 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और वर्तमान में संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 11। क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं कि 1976 में जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उन मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो यह ध्यान रखना है। जब मैं आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ा रहा था उस समय आपको मैंने बताया था कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो तेग बहादुर सप्रू समिति के द्वारा जोड़े गए या उसकी सिफारिशों पर जोड़े गए, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए। तो दूसरी बात इसमें यह है, नोट डाल के लिख लेना है, मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में इनको जोड़ा गया था। मित्रों ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखनी है, 40वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। शामिल किया गया। ठीक है, अब कितने जोड़े गए पर का उल्लेख दे रखा है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, मौलिक कर्तव्यों में कुछ तो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, कैसे नैतिक कर्तव्य हैं, और कुछ है हमारे नागरिक कर्तव्य। समझ में आ रही बात? नैतिक कर्तव्य में कौन सी चीज आती है तो वो भी ध्यान रखना है। नैतिक कर्तव्य है और कुछ नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्यों में सामुदायिक प्रकृति आ जाती है। कैसी आ जाती है? सामुदायिक।
यानी कि सभी के कर्तव्य, ठीक। और जब नागरिक कर्तव्य की बात करते हैं तो एक व्यक्ति विशेष के कर्तव्य आ जाते हैं। क्लियर? तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। अब वो नैतिक कर्तव्य कौन सा है? जैसे नैतिक कर्तव्य में बात करें तो नैतिक कर्तव्य कौन सा आ जाएगा? उदाहरण के लिए जैसे अपन एक उदाहरण दे सकते हैं इसमें कि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान करना, ये हो गया हमारा नैतिक कर्तव्य। और नागरिक कर्तव्य में जैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। भाई राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि नहीं है? तो ये नागरिक कर्तव्य हो गया। और स्वतंत्रता संग्राम के जो उच्च आदर्श थे, यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना, उनका बलिदान, उनका परिश्रम, ठीक, इन सारे जो बातें थी ये उनके क्या थे? ये उन क्रांतिकारियों के आदर्श थे। तो उनके आदर्शों का क्या करेंगे? अपन सम्मान करेंगे। और ये अपेक्षा किससे की जाती है? पूरे देश की जनता से ये अपेक्षा की जाती है। ठीक है? उन वीरों का, उन शहीदों का, उन क्रांतिकारियों का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। और वो जो सम्मान है वो हमारे हृदय में भी होना चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा, नैतिक कर्तव्य की जब बात करते हैं तो इसमें आता है कि सब स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करें। नागरिक कर्तव्य में आता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान प्रत्येक नागरिक करे। ये अपेक्षा करता है हमारा संविधान किससे? हमसे। क्लियर? आगे बात करें एक और चीज, आगे चलें। क्या होता? आपने पढ़ा था कि कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है हमारे यहाँ। किसको पढ़ा था ना अपन ने? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, यही था क्या? कि आर्टिकल 15 और 16 थे जो 5 मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय जनता को प्राप्त थे। उनमें कौन कौन से आर्टिकल थे? आर्टिकल 15 था, आर्टिकल 16 था, आर्टिकल 19 था, आर्टिकल 29 था और आर्टिकल 30 था। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। लेकिन मित्रों यहां ध्यान रखना कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है? एक चीज ये भी लिख लो नोट डाल के, मौलिक कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए हैं, के लिए नहीं। भाई मान लीजिए कोई इंग्लैंड का जो टूरिस्ट है वो भारत आया घूमने, तो हम इंग्लैंड के टूरिस्ट से ये कहेंगे कि भाई तू ऐसा कर, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी रहे थे है, उनके जो आदर्श हैं उनका सम्मान कर। वो क्यों करेगा? वो तो नहीं करेगा।
वो तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों ने उनके खिलाफ भी तो विद्रोह किया था, तो वो सम्मान क्यों करेगा? उसके लिए तो हम एज ए दुश्मन है। समझ में आ रही है ना बात? जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए लड़ता है कि नहीं लड़ता है? ठीक है, और वहां से वो बंदा आतंकवादी भेजता है, या मैं ये कहूं आतंकवादियों को बाहर निकाल दो इस लिस्ट में से, वो अपने सैनिकों को भेजता है, ठीक है, युद्ध करने के लिए। तो उनके जो सैनिक हैं, उनके सैनिकों का जो बलिदान है, वो तो भाई वहां के लोगों के लिए सम्माननीय है। क्या हम यानी कि जो इंडियंस हैं वो उनके इस कार्य को सही ठहरा पाएंगे? नहीं ठहरा पाएंगे, वो तो हमारे लिए दुश्मन है। ठीक है ना? तो ये इसी प्रकार से ध्यान रखना बेटा, मौलिक कर्तव्यों को सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए ही दिया हुआ है, विदेशियों के लिए। क्लियर? ठीक है, आगे बात करें कि मौलिक कर्तव्य जो है वो गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। कैसे हैं ये? गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। कैसी प्रकृति है इनकी? गैर न्यायोचित। आगे बात करें, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की जरूरत नहीं है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की जरूरत पड़ती है। अगर सरकार चाहे कि भाई मुझे तो मौलिक कर्तव्यों को भी लागू करवाना है, ठीक है, तो ध्यान रखना, संसद चाहे तो उपयुक्त विधि बनाकर मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वयन करवा सकती है। एक चीज ये भी लिखना है, संसद चाहे तो विधि बनाकर मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन करवा सकती है। भाई मौलिक कर्तव्य हैं, सरकार हमसे कह रही है कि ये तुम्हारे कर्तव्य हैं, अब हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें ना करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो नैतिकता की बात है, करेंगे तो अच्छी बात, ना करेंगे तो बुरी बात है, सीधी सी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ये लगे कि नहीं यार ये जो मौलिक कर्तव्य है इसका जनता के द्वारा पालन करवाना बहुत जरूरी है और हम राजी राजी से पालन कर नहीं रहे, तो फिर वो क्या करेगी? गवर्नमेंट कोई कानून बनाकर उस कर्तव्य का पालन हम पे करवा सकती है। ध्यान रखना, ठीक है, ये इसके लिए संसद जो है वो स्वतंत्र है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि मौलिक कर्तव्य भारतीय परंपराओं, आदर्शों, धर्म और जीवन पद्धति को प्रदर्शित करते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय परंपराओं, बात नहीं बेटा, बात मत किया करो, परंपराओं, आदर्शों, धर्म व जीवन पद्धति को प्रदर्शित करते हैं। एक ये चीज है ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य में हमारी परंपराएं दिखाई देती हैं, हमें हमारे जो आदर्श हैं वो दिखाई देते हैं, हमारी जो धर्म संबंधित बातें हैं वो दिखाई देती हैं,
और हमारी जो जीवन शैली यानी जो जीवन पद्धति है वो भी दिखाई देती है। तो ध्यान रखना है जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारतीय परंपराओं, आदर्शों, धर्म और हमारी जीवन पद्धति को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। आगे बात करें इसमें, जो मूल कर्तव्य हैं वो बाध्यकारी नहीं है। जैसा कि अभी आपको मैं बता रहा था, मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है। कैसे नहीं है? बाध्यकारी, यानी कि राज्य हमें बाध्य नहीं कर सकता मौलिक कर्तव्यों के लिए। क्या नहीं कर सकता? बाध्य नहीं कर सकता। जबरदस्ती ये नहीं कह सकता हमसे कि नहीं नहीं मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से सीधी कह देंगे ओए हमारी इच्छा है भाई, हम माने ना माने ना माने। अब क्या कर रहे हो आप? राज्य को, ठीक है ना, राज्य को फोर्स कर रहे हो, राजी राजी तो ना मान रहे तो कानून बनाना पड़ेगा जब मानेंगे। ऊपर कहा गया है ना कि संसद चाहे तो विधि बनाकर मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वयन करवा सकती है, ठीक है ना, वही चीज है। बाध्य नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेटा इन्हें हमें मानना चाहिए। भाई अगर हम अपने अधिकार मांग सकते हैं गवर्नमेंट से तो कुछ ड्यूटी भी है इस देश के प्रति, हमारी ड्यूटीज को, उन कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए हमें, ठीक है ना, तभी तो देश अच्छी तरीके से चलेगा। अब अधिकारी अधिकार अन्य मांगते जाएं और हमारे जो कर्तव्य हैं उनको हम पूरा ना करें तो कैसे काम चलेगा? फिर तो तालमेल ही नहीं बैठेगा, ठीक है। आगे बात करें, महात्मा गांधी जी ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्या कहा, उनकी एक लाइन है वो आप लिख लें। महात्मा गांधी के शब्द, आप ना कह सकें। महात्मा गांधी के शब्द कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य हैं। हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य हैं। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत क्या है, हमारे कर्तव्य है। क्योंकि अधिकार अगर आपको मिलने चाहिए तो पहले आपको आपके जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना पड़ेगा। ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, अब जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं एक एक करके अपन उन पर चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, प्रथम मौलिक कर्तव्य, प्रथम मौलिक कर्तव्य देखो हमारे पास जो पुस्तकें हैं ना, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके या तो प्रथम पन्ने पर या अंतिम पन्ने पर मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं। हम पूरी किताब पढ़ लें एक साल तक, लेकिन इन्हें नहीं पढ़ते अपन। देखिए बेटा, पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है? तो लिखा हुआ है कि संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों, ठीक है, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। लिखें इसमें पहली बात लिखी हुई है संविधान का पालन करें। संविधान का क्या करें?
पालन करें, संविधान के आदर्शों यानी कि संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें। तो राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। ये बात लिखी हुई है किसमें? पहले मौलिक कर्तव्य में। किसमें लिखी हुई है? पहले मौलिक कर्तव्य में, कि हम संविधान का पालन करें, संविधान का उल्लंघन ना करें। उल्लंघन करोगे तो सीधी सीधी सी बात है कि आईपीसी की जो धारा है उनके तहत आपको सजा दी जाएगी। तो इसीलिए राजी राजी थी संविधान को पालन कर ले करो। दूसरी चीज है, संविधान के जो आदर्श हैं उनका सम्मान करें, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान करें, हमारा जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम का सम्मान करें, और हमारा जो राष्ट्रध्वज है का भी हमें सम्मान करना चाहिए। ये कहता है पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। दूसरा लिखें बेटा, ये दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है हमारा वो है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, प्रेरित करने वाले आदर्शों को में संजोए रखें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। बात किसकी हो रही है? यहां पर बात हो रही है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जितने भी क्रांतिकारियों द्वारा या स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, ठीक है ना, जो बलिदान दिया गया, जो परिश्रम किया गया, उनकी बातों को, उनके आदर्शों को, उनकी छवि को हमें अपने हृदय में संजो के रखना है। इट मीन्स हमें आजीवन उनका सम्मान करना है, और बेटा करना भी चाहिए। आज आप यहां स्वतंत्र रूप से बैठकर पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको संविधान ने लोक नियोजन के अवसर दिए हैं, यानी कि नौकरियों के अवसर दिए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आपके इस फ्रीडम के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है। समझ में आ रही बात? तो वो लोग जो हैं वो तो हमारे लिए हमारे माता पिता और हमारे भगवान से भी बड़े है कि नहीं है? उन्होंने ही तो सब कुछ किया है। अगर वो नहीं होते, वो ऐसा प्रयास ना करते, तो सीधी सी बात है आज भी अपन गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते। ठीक है ना? तो जिन्होंने ये स्वतंत्रता हमें प्रदान की है, ऐसे लोगों के आदर्शों को, ऐसे लोगों की छवि को हमें हमेशा अपने हृदय में संजो के रखना चाहिए। ठीक है? देखो आपको पता है हर बच्चे का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। क्रांतिकारियों में से ही ले लें,
किसी बच्चे का रोल मॉडल साहब भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी हैं, किसी के चंद्रशेखर आजाद हैं, किसी के सुभाष चंद्र बोस हैं, किसी के महात्मा गांधी हैं, ठीक है ना। तो उनके पीछे भी कारण है कि भाई इनमें से सबसे अच्छा हमें कौन लगा। तो वो तो बात सही है, जो सबसे अच्छा लगा है उसके आदर्शों को भी अपने हृदय में रखें, उनका सम्मान रखें उनके प्रति, लेकिन इसके साथ साथ जो और भी स्वतंत्रता सेनानी हुए उनका भी सम्मान हमें हमेशा करते रहना चाहिए। ये उनका कर्ज है हम पर, जिसको हम कभी चुका ही नहीं सकते, ठीक है ना। प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक अपने जो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे या देश के लिए कुछ भी अच्छा करने वाले थे, उनको उनका सम्मान करता है हमेशा ही। हमें भी ऐसा करना चाहिए। आगे चलें। तीसरा, जो तीसरा मौलिक कर्तव्य है, तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है दोस्तों, कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है मित्रों, इसलिए विशेष ध्यान रखना है इसका। क्लियर। बात करते हैं चौथी चीज की। चौथा मौलिक कर्तव्य, चौथा मौलिक कर्तव्य ये कहता है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहें। 1965 में ऐसा हुआ था जब देश के सभी नागरिक देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए थे। आपको पता है कि हम नए नए आज़ाद हुए देश थे, हमारी जो इकोनॉमी थी वो पावरफुल नहीं थी, ठीक, और जो सैनिक क्षमता थी उसमें भी हम बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं थे, ठीक है, क्योंकि हमने 17 सालों में ही 3 युद्ध देख लिए। 1948 में आज़ाद होते ही पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा जम्मू कश्मीर को लेकर। 1962 में चीन ने हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया तो हमें चीन से युद्ध करना पड़ा, ठीक है, और कुछ जमीन हमें मजबूरी में चीन को देनी पड़ गई। लद्दाख जो अपना यूटी क्षेत्र है उसमें से कुछ जमीन चीन ने ले ली थी हमसे 1962 के युद्ध में। सीधे सीधे कहूं मैं तो उस युद्ध में हमारी सेना की हार हुई थी बेटा। फिर 1962 के परिस्थितियों का फायदा उठा लिया पाकिस्तान ने। 1962 में भारतीय जो सेना है वो पिटी हुई पड़ी है, ठीक है ना, उनका जो जोश है वो कम हुआ पड़ा है। समझ में आ रही बात। तो पाकिस्तान ने 1965 में हम पर युद्ध थोप दिया। उसी समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी।
तो राजनीतिक रूप से भी हम उस समय अस्त व्यस्त थे। तुरंत ही लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो पॉलिटिकल नजरिए से भी देखें तो हम सुदृढ़ रूप में नहीं थे, मजबूत नहीं थे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ बेटा, हमारी सेना के पास खाने के लिए पूरी खाद्य सामग्री भी नहीं थी, युद्ध लड़ने के लिए रसद सामग्री भी नहीं थी पूरी। तो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जनता से आह्वान किया कि देश को आपकी जरूरत है, आप देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। ठीक है ना। और खासकर किसानों से ज्यादा अपेक्षा की गई। ठीक, तो इसीलिए ध्यान रखना, किसानों ने उस समय उस युद्ध में देश की सेना का, देश की गवर्नमेंट का पूरा सहयोग किया था। उसी सहयोग की वजह से एक नारा दिया गया था उस समय लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, जय जवान जय किसान। समझ में आ रही बात? ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। याद ना हो तो याद रखना आगे से। कब दिया गया? तो 1965 के युद्ध के समय। ठीक है ना। तो ध्यान रखें बेटा, जब भी देश की रक्षा की बात आए तो हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। और अगर हमारी गवर्नमेंट हमसे यह आह्वान करे कि आप देश की रक्षा के लिए तैयार रहें, तो बिल्कुल हमें सबसे पहले हाथ खड़ा करके और उस पंक्ति में आगे होना चाहिए। आपको पता है वर्तमान में रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। उसके पास बहुत बड़ी सेना है। यूक्रेन एक छोटा सा देश है, उसके सामने उसकी सेना भी बहुत छोटी है यूक्रेन की। ठीक है। तो जब सेना परास्त होने लगी तो वहां के जो नागरिक थे उन्होंने हथियार थाम लिए कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। रूस के नागरिकों ने रूस की सेना के साथ खड़े होकर युद्ध लड़ाया बेटा, ध्यान रखना। ठीक है। कई देश ऐसे हैं, जैसे कि हमारा एक दोस्त देश है इजराइल। इजराइल वहां पर कंपलसरी है, चीन है कंपलसरी है। आप अपने जीवन के 2 वर्ष वहां की सेना में बिताएंगे, ये कंपलसरी है, वहां ध्यान रखना। ठीक है ना। यूक्रेन जैसे देश में, इजराइल जैसे देश में या चीन जैसे देश में ये चीजें कंपलसरी है कि आप अपने जीवन के 2 साल सेना के लिए, देश की रक्षा के लिए सेना में रहते हुए बिताएंगे। क्लियर? और हमारे यहां पर तो तुम्हें पता है होड़ मची रही है, सेना में शामिल है नहीं, मैं सेना में जाऊंगा। चीन जैसे जो देश के नागरिक हैं वो बात डर पे, मैं कहा यार क्या मतलब है, वैसे खामा में जबरदस्ती इनका नियम लागू कर रखो है भाई, हमें ना युद्ध लड़नो, हमें ना सेना में शामिल होना। चीन के लोग बड़े डरते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। आगे चलें, 5वें मौलिक कर्तव्य की बात करें। पांचवें मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं मित्रों, इसमें कहा गया है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। तो ध्यान रखें, भारत के समस्त लोगों में समरसता यानी कि प्यार बना रहे। समरसता एवं भ्रातृत्व यानी कि भाई बंधुपन, भाई बंधुपन भावना का विकास करें। को भी चेक कर लेना, इसको भी इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। पढ़ा रहा हूं, बाद में कॉल करूंगा अभी। ठीक है। ध्यान रखें बेटा, 5वां जो मौलिक अधिकार है वो ये कहता है भारत के समस्त लोगों में समरसता और भ्रातृत्व यानी कि समरसता का मतलब है प्यार बनाए रखें आपस में, भ्रातृत्व यानी कि आपस में जो भाई बंधुपन है वो भी बनाए रखें, जिससे कि हमारा जो
एक समाज है, यानी एकता एकता जो बनी हुई है समाज में वो ना टूटे। आगे बात करते हैं। छठवें मौलिक अधिकार की, वो मौलिक कर्तव्य की, इसमें कहा गया है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। आपको पता है हमारी संस्कृति जो है वो वास्तव में ही गौरवशाली है, और प्रत्येक देश के नागरिक के लिए अपने देश की जो संस्कृति वो गौरवशाली होती है, और प्रत्येक देश का नागरिक अपनी उस संस्कृति को फॉलो करता है। तो हमें भी हमारे देश की जो संस्कृति है उसको फॉलो करना चाहिए। अब मित्रों ये भी ध्यान रखना कि हमारे देश ने हमें ये छूट दे रखी है कि आप दूसरे देशों की जो अच्छी संस्कृतियां हैं, अच्छी जो परंपराएं, उनका भी अनुसरण करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी भी संस्कृति को भूलें ना। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है। आपको पता है, जिसमें आपकी वेशभूषा भी बात कर लूं मैं, हमारी मूल वेशभूषा क्या है? हमारी मूल वेशभूषा कुर्ता और पाजामा। पाजामा भी हमारी मूल संस्कृति नहीं है, ध्यान रखना, कुर्ता और धोती है। पाजामा जो है वो तो इस्लाम की वजह से हमारे उसमें पहनावे में आया है, ध्यान रखना। लेकिन आज हम वेस्टर्न वेशभूषा को पहनते हैं, पश्चिमी जो वेशभूषा उसको पहनते हैं। पैंट हुआ, टी शर्ट हुआ, और जन कहा लाचा आचा फलांग, ये हमारी वेशभूषा थोड़ी ना है मूल। लेकिन हमारा जो संविधान है वो हमें इस चीज की छूट देता है, लेकिन इसके साथ साथ वो हमसे ये भी अपेक्षा करता है कि हम अपनी गौरवशाली संस्कृति को भी अपनाएं, उसका ध्यान रखें। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करता। जबरदस्ती होती है इस्लाम धर्म में, आपको पता है ना। वहां पर लेडीजों को बाध्य किया जाता है बुर्का पहनने के लिए, लेकिन हमारे यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लाली ज्यादा पढ़ लिख गई हैं आजकल। अब उनकी शादी होती है तो वे ना तो वह में ससुराल में जाके ससुर से घूंघट करें और ना ज्येष्ठ से घूंघट करती हैं। अब जबरदस्ती तो ना करे कोई उनसे कि ना तू घूंघट कर। पहले जो महिलाएं थी वो जेठ से या ससुर से बोलती भी नहीं थी, उनके आगे अपने पति से भी बात नहीं करती थी। लेकिन अब तो डायरेक्ट जेठ से और ससुर से ही बात करें। ससुर साहब चाय की पत्ती खत्म है गई है, ले आई हो। पापा जी, अरे आजकल तो पापा जी मार रखे। पापा जी गए बाढ़ में, अब तो डैड, अरे डैडी कहाँ डैड। माता को पहले बनाओ मम्मी, या मम्मी तो पारना पड़ी तो मॉम है। भाई का पहले बनाया था ब्रदर, और ब्रदर तो पारना पड़ी, अब गए ब्रो। बड़े मतलब छोटा होता जा रहा है, जो संबोधन है वो छोटा होता हुआ जा रहा है लगातार। अब पता ना जन काई पे जाके रुकेंगे अपन, ठीक है ना। तो ध्यान रखें बेटा, हमें पिताजी से पिताजी कहनी चाहिए, माताजी से माता ही कहनी चाहिए, बहन से बहन ही कहना चाहिए। बड़े अच्छे लगते हैं ये शब्द, ध्यान रखना। आपको पता है लला, एक मिनट बेटा, कहीं ना कहीं हम
अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे की संस्कृति की तरफ मुड़ तो जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक हम वहां पर स्थायी रूप से रह नहीं पाते हैं, वापस लौट के यहीं आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप जौनारन में जामे जयमे जाएं कि ना जाएं? जाए ना। तो पहले जौनारों में क्या चलता था? जौनार को मतलब जयबे जाए गए, अरे कैसे में चलो जा, शादी में चलो जा, विवाह में चलो जा, या कोई के कुआं पूजन में चलो जा, या कोई मृत्यु भोज में चलो जा। पहले क्या होता था? मिट्टी की बनी हुई कुल्ली और मिट्टी की बनी हुई सरैया, ये चीजें होती थी। हाँ, और मिट्टी की बनी हुई सरैया में सब्जी डाले, वो जो भी उनका था, जितनी भी चीजें, और मिट्टी के उस कुल्हड़ में पानी डालते थे। भाई साहब, उस कुल्हड़ के पानी को पीने में कितना आनंद आता था। ये बिल्कुल वास्तविकता है, ध्यान रखिएगा चीजें। आगे बता रहा हूं मैं कैसे परिवर्तन हुआ और कैसे लौट के वहीं आ गए। सरैया में जब सब्जी करे, रायतो करे, तो वह सब्जी में एक अलग ही टेस्ट आवे खापे में। आज क्या है, थर्मोकोल के ये बन गए गिलास और दोना, थर्मोकोल के गिलास दोना बन गए, इनमें कर रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं है, ना तो पानी में ना सब्जी में। दूसरा, पॉल्यूशन को और बढ़ाते हैं थर्मोकोल के प्रोडक्ट। वो तो ध्यान रखना, उनको तो फेंक देते थे, वो टूट जाते थे, टूटने के बाद दोबारा से मिट्टी में परिवर्तित हो जाते थे, जबकि ये ना तो सड़ते हैं ना गलते हैं। इनको अगर जलाते भी हैं तो भी पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है उससे, ठीक है। और अगर जमीन में पटक रहे हैं तो फिर उसे मिट्टी जो है वो अनुपजाऊ हो रही है। अब पढ़े लिखे लोगों ने अपनाया था कुल्ली सरैया को छोड़कर इनको दोनों को, थर्मोकोल के को। अब वही पढ़े लिखे, आज देखना आप किसी अच्छी शादी में जाओगे तो वहां पर आपको डिजाइनदार तो कुल्हड़ मिलेंगे और डिजाइनदार मिट्टी के सरोका या सरैया मिलेंगी। आ गए ना वहीं लौट के? आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है ना। दूसरी चीज और बता दूं, जब भी अपन ठीक की एक सब्जी है स्पेशल, जाते एक आलू काजू की सब्जी बोले, तो वहां में पहले ही कहते हैं, भाई सुन, सब्जी तो बना लो और मिट्टी को सरोका आना चाहिए, देख बड़ा सब्जी है तो भाई में करके खाएंगे। क्यों? उसमें एक अलग ही टेस्ट है भाई साहब, मिट्टी की सौंधी खुशबू इसमें मिली हुई है। मिट्टी में जो जितने भी अच्छे तत्व हैं वो उसमें से सब्जी में मिलते हैं, उनसे उनका टेस्ट बढ़ता है, ध्यान रखना। दूसरा, भाई नहीं, फ्रिज आए घरों में, पहले जो पैसे वाले लोग थे उन्हीं के घरों में फ्रिज थे। आज अरे एक के घर में आपको फ्रिज मिल जाएगा देखने के लिए। तो अपन पानी को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, वह फ्रिज में बोतल अन्य पटकते हैं साहब, और वो अप्राकृतिक तरीके से उस पानी को ठंडा करता है फ्रिज, और फिर उसको पीते हैं अपन, और उससे हमारे फिर नुकसान होते हैं, बीमारियां जन्म लेती है, ध्यान रखना। अब पहले तो ये फ्रिज अपनाया पैसे वालों ने, फिर आ गया हमारे घर में। अब पैसे वाले बताओ क्या कर रहे हैं, पैसे वाले जैसे ही गर्मी आती है 4 मटका खरीद के ले जाएं और वह घर पे रख दें, वह मटका में पानी करें, वह मटका के पानी पी में। और हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रिज के पानी दबाए जा रहे हैं साहब धुआंधार। फिर कह रहे हैं साहब सर्द गर्म है गई, अरे सर्द गर्म तो होगी भाई, ठीक है। आगे चले बेटा, सातवां मौलिक कर्तव्य, सातवां मौलिक कर्तव्य, सातवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें। वन, झील, नदी, वन, झील, नदी एवं वन्य जीवों की रक्षा करें। वन, झील, नदी और वन्य जीवों की क्या करें, रक्षा करें। जबकि यही बात नीति निर्देशक तत्वों में 48 के काम में कही गई थी, ठीक है ना। और यही बात आपके मौलिक कर्तव्यों के 7वें मौलिक कर्तव्य में कही गई है। अब बात करें मेरे 8वें मौलिक कर्तव्य की। 8वां,
8वां मौलिक कर्तव्य आपका क्या कहता है, कहां जा रहा है? 8वां मौलिक कर्तव्य कहता है बेटा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना रखें। ध्यान रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें हमेशा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरी चीज है इसमें मानववाद, मानववाद, उसके साथ इसमें ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना रखें। सुधार की भावना, वो कितनी अच्छी बात कही गई है हमारे 8वें मौलिक कर्तव्य में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें का मतलब साइंस पे भरोसा करें। किस पर भरोसा करें? साइंस पर भरोसा करें। ये जितने भी वो होते हैं ना, तांत्रिक, आंतरिक, मांत्रिक, इन पे कभी भी भरोसा ना करें। अगर आप इन पे भरोसा करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो गया घर में, वो सही नहीं हो रहा है, और सही ना होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन क्या करेंगे, एक आध दो बार डॉक्टर की दवाई लेके देखेंगे और फिर दिमाग में कावेगी, अरे यार छोरा पे कोई ना कछु करवा तो ना दियो, ऐसो लगे वो तो लच्छल, या माले चला वो तांत्रिक के पास। अब वो तांत्रिक क्या करेगा, वो तांत्रिक सबसे पहले कहेगा यार छोरा पे करवा रखो है, ऊपर लो चक्कर है और बहाने करवा रखो है। बहाने कौन है, आग कौन में लगावे को ऊपर तो है, घर में या पड़ोस में ही आग लगाएगा। पान की तेरे बड़े भैया तो लड़ाई चल रही, तेरे जेठानी से लड़ाई चल रही है का? हाँ लड़ाई चल तो रही है, हम तो बोले ही ना 6 महीना थे, तो भाई ने करवाया हुआ है। अब उसकी इस बात पर वो लेडीज विश्वास कर लेगी और वो घर में जाके बातें लड़ेगी और घर में कलेश होगा। बच्चा कोई सही नहीं होना कभी भी, उससे ध्यान रखना। बच्चा अंत में सही होगा दवाइयों से ही, चाहे आप उसको एलोपैथी की दवाई दिला दो, चाहे आप उसको ये क्या नाम है आयुर्वेदिक की दवाई दिला दो, चाहे आप उसको होम्योपैथिक की दवाई दिलाओ दवाई, विश्वास डॉक्टर पे करो। इसीलिए तो यहां कहता वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। कैसा वैज्ञानिक? अगर हमारे देश के साइंटिस्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखते तो क्या आज हम चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा पर करा पाते? कभी नहीं करा पाते। मैं पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन देख रहा था हमारे चंद्रयान 3 की सक्सेस पर, क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है वहां के लोगों को शिक्षा दी जाती है मदरसों में, और मदरसों में कभी भी ध्यान रखना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता शिक्षा के लिए, वो धार्मिक शिक्षा देते हैं। तो वहां पर यह बताया जाता है कि चंद्रमा तो हमारा पूज्य है, चंद्रमा पर तो हमें पैर ही नहीं रखना है। तो वहां का एक जो एंकर था, जो लोकल वैसी मीडिया होती है ना, ये यूट्यूबर वगैरह जो होते हैं, ये वहां की जनता से पूछ रहा था, तो एक टोपी छाप आ गया, मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा, उससे वो पूछने लग गई, भाई भारत चंद्रयान पर पहुंच गया, आपको भारत की सक्सेस पर क्या बोलना है? मान की वो तो पापी है, वो क्या जाने, चंद्रमा पर पैर रखना तो पाप है बहुत बड़ा, मुझे ये पढ़ाया गया है, चंद्रमा पर तो जा ही नहीं सकता कोई, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, सब एडिटिंग है। तो बच्चे का जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक नहीं है, और जिस बंदे का दृष्टिकोण ही वैज्ञानिक नहीं है तो वो क्या वो चंद्रमा पर जा सकता है? वो कभी नहीं जा सकता, जाने की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि सोच उसके अंदर ऐसी है ही नहीं। जब सोच ही हमारे अंदर सही नहीं है तो फिर हम उस कार्य को पूरा कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए।
हमारा जो एटीट्यूड है वो साइंटिफिक होना चाहिए। मानववाद, समाज की सबसे पहली शर्त मानववाद है। आपको मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार करना चाहिए। आप उसको जाति धर्म इनमें बांटकर ना देखें। मनुष्य का पहला धर्म है मानव धर्म। कौन सा धर्म? उसको आप क्षति ना पहुंचाएं धर्म और जाति के आधार पर, ठीक है? तो आपका समाज एक बना रहेगा। ज्ञानार्जन तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान रखना बेटा, कभी भी व्यक्ति 100% ज्ञानी नहीं हो सकता, जीवन में भी नहीं हो सकता। अगर वो 100% ज्ञानी हो गया तो हमारे वेद ऐसा कहते हैं कि वो भगवान बन जाएगा, वो पूर्ण को प्राप्त कर लेगा। व्यक्ति में हमेशा कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जन करने की गुंजाइश होती है, और ज्ञान की जो परंपरा है वो आजीवन चलती है। जब तक व्यक्ति इस धरती पर है वो हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और ये जो गुंजाइश है, ये जो कमी है, वो हमें हमेशा अपने अंदर रख लेनी चाहिए। मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूं। मैं स्टूडेंट मानता हूं, इसीलिए आज इस ओहदे पर हूं। जिस दिन मैं अपने आप को मान लूंगा कि मेरा ज्ञान पूरा हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। ध्यान रखना, तो ज्ञान की गुंजाइश हमेशा रहती है, और उस ज्ञान में क्या करता रहना चाहिए? हमें सुधार करते रहने चाहिए। आगे चलें। 9वां जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है? 9वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। समझने में तो कोई परेशानी होगी नहीं। सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है, सरकारी संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखें। कई बार आपने देखा होगा महलों में घूमने जा रहे हैं साहब, और वहां पर फाउंटेन लगे हुए ना, फव्वारे लगे हुए ना, पत्थर उठाओ और वहां में सब सूत बांध रहे हो, भगवान की देख कौन देखो यहाँ में फायर दियो और पत्थर से चटक को क्या कर रहे हो तुम? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। अपन कई बार विरोध प्रदर्शन करते हैं और उस विरोध प्रदर्शनात्मक बना देते हैं। जो राजस्थान राज्य की जो बसें हैं, ठीक है ना, रोडवेज बस जिनको अपन बोलते हैं, उनके शीशे फीस फोड़ देते हैं, उनमें आग लगा देते हैं। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? सार्वजनिक संपत्ति, ऐसा करने से क्या आपकी जो मांगे हैं वो गवर्नमेंट मान लेगी? गवर्नमेंट तो और नाराज हो जाएगी आपसे, मान के तो नुकसान पहुंचा रहे हैं हमें। तो बेटा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें हमेशा, और हमेशा हिंसा से दूर रहें। आगे है 10वां मौलिक कर्तव्य। 10वां मौलिक कर्तव्य, इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। बढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। आप चाहे व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य कर रहे हो, कोई गतिविधि कर रहे हो, हमेशा आगे बढ़ने की सोच, या कोई सामूहिक गतिविधि कर रहे हो तो भी आप हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखो। अपने आप को स्थायी मत करो एक चीज, ठीक है। अगर आप अपने आप को स्थायी कर लोगे तो फिर आप खत्म हो, आप एक मृत प्राय जीव हो, ये मान के चलना, ठीक है। क्योंकि प्रकृति और हमारा जीवन प्रगतिशील है, तो हमें भी अपने आप को प्रगतिशील बना के रखना
चाहिए। ठीक है ना, आगे चलें। 11 11वां मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ऐसे 14 वर्ष के बच्चों को क्या करें, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, और यही तो वो मौलिक अधिकार था जो हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा है। ये है वो, ध्यान रखना। ठीक है, हजार 2 द्वारा जोड़ा गया। क्लियर? तो आशा करता हूं कि मौलिक कर्तव्य आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कल की जो क्लास है वो संघ सरकार की क्लास होगी, यानी कि कल से संघ सरकार का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। संघ सरकार जो कि संविधान के भाग 5 में है। ठीक है, और आर्टिकल की बात करें तो ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 52 से, और कहाँ तक है तो आर्टिकल 151 तक। कहाँ तक है? आर्टिकल 151 तक है मित्रों, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आज बस इतना ही, आपके मौलिक कर्तव्य कंप्लीट हो चुके हैं। इनको याद करना है, ध्यान रखें। परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और ध्यान रखना आवश्यक रूप से एक क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य में से आता है। ठीक है मित्रों, तो कल जैसा कि आपको मैंने बताया था कि YouTube चैनल स्टार्ट किया है अपन ने, तो आप क्लास को YouTube पर जाकर भी देख सकते हो और फ्री देख सकते हो जब भी आपको ज़रूरत पड़े। ठीक है, कितने लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है? मुझे तो लगता नहीं सबने कर रखा है। सबने कर रखा है तो कमेंट तो आते नहीं है तुम्हारे। चैनल का नाम है पॉलिटिकल भाई जीतू सर। हाँ, नाम से अपना चैनल है। और ध्यान रखें मित्रों कि खूब अच्छे व्यूज आ रहे हैं, आपको ये भी बता दूं मैं। अच्छे व्यूज आ रहे हैं, और वो अच्छे व्यूज आने का कारण एक ही है कि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं, और मेरा हमेशा से ध्येय रहा है। मैं एक और बात बता दूं, मैं बच्चे को डीपली पढ़ा के चलता हूं हमेशा, जिससे कि बच्चे पेपर के टाइम पे ये ना कहें कि ये कहां से आ गया क्वेश्चन। अपन किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसको फिर पूरी तरीके से पढ़ें ना, अधूरा क्यों पढ़ें। टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान हमेशा पूरा ग्रहण करना चाहिए, अधूरा नहीं करना चाहिए। अधूरा जो ज्ञान है वो हमेशा हमें अनसक्सेस की तरफ ले जाता है, सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाता। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए मैं बार बार बात करता हूं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन आंसर मत पढ़ो। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? सबसे पहले उस चीज के बारे में जानो कि आखिर ये चीज है क्या, और जब हमें ये पता चल जाए कि भाई ये चीज ये है, फिर उसके अंदर जो भी चीज है उनको पढ़ना है। क्लियर आगे बात समझ में आई ना? तो ध्यान रखें, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं बच्चा ये ना कहे कि साहब यह टॉपिक में तो ये चीज ना पढ़ाई, पूरा पढ़ा के चलता हूं। ठीक है, और यही अपना ध्येय रहेगा। आगे क्लास रोजाना होगी और एक चैप्टर आपका रोजाना क्लियर कराया जाएगा। ये बाद में भी आप जरूरत पड़े तो आराम से क्लास खोलकर दोबारा से लाइव क्लास की तरफ पढ़ सकते हो। ठीक है भैया, क्लियर? थैंक यू।